तो थोड़ा बहुत जो है परीक्षा के विषय में जान लेते हैं, क्योंकि परीक्षा के विषय में भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप तैयारी करते हैं तो तैयारी के दौरान जो है कभी कोई मीडिया वाला आ गया और आपसे पूछेगा कि आप दरोगा की तैयारी करते हैं, उसमें कितना क्वेश्चन रहता है, उसमें एज कम से कम कितना, अधिक से अधिक कितना रहता है, हाइट कितना रहता है, तो अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो उसमें हमारी गलती ही मानी जाएगी कि हमने आपको पूरी जानकारी नहीं दी है, इसी वजह से आप जो है जवाब नहीं दे पाए हैं। तो इसी वजह से जो है थोड़ा सा परीक्षा के विषय में सामान्य सी जानकारी जो आपके पास निश्चित तौर पर होनी चाहिए, तो परीक्षा के विषय में थोड़ी सी सामान्य सी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और आप इसको समझिएगा। पहली बात तो यह है कि अगर आपके बिहार एसआई बनने की जर्नी की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले होता है प्रीलिम्स का परीक्षा। सबसे पहले प्रीलिम्स का परीक्षा होता है और प्रीलिम्स जब पास करते हैं तब आपको मेंस का एग्जाम होता है और मेंस जब आप पास करते हैं तब आपका फिजिकल होता है, तब फिजिकल होता है और फिजिकल के बाद जो है आपका मेरिट आता है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आपको 3 गेट पास करना होता है। पहला गेट प्रीलिम्स का होता है, प्रीलिम्स, और फिर दूसरा गेट मेंस का होता है और तीसरा फिजिकल। और तीनों चीज में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तभी जाकर के आप एसआई बन पाते हैं, सब इंस्पेक्टर जो है आप बन पाते हैं। और एसआई के पेन में बहुत पावर होता है, वो किसी के जिंदगी को बना भी सकता है और किसी की जिंदगी को बिगाड़ भी सकता है। तो खैर आपका सफर तो आज से शुरू ही हुआ है। अच्छा, पावर लेना, अरे क्या दिक्कत है? क्या क्या बोल रहा है तुम? क्या बोल रहा है? अरे क्या दिक्कत क्या करके तू लोग रखा है यार? सिस्टम हैंग हो गया। रुकिए 1 मिनट, हमको देखने दीजिए क्या दिक्कत है। लोड ज्यादा हो गया होगा, परेशान हो रहे गर्मी से। अरे बाप रे, अरे क्या दिक्कत है लाइट में? काहे फ्लक्चुएट कर रहा है? क्या 4 घंटा के बाद ठीक होगा? ऐसा करो ना, जनरेटर चालू करके छोड़ दो, जनरेटर चालू करके छोड़ दो। चलिए, तो पहला दरवाजा प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा फिजिकल और चौथा जो होता है, चौथा मेरिट होता है। और प्रीलिम्स पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, मेंस पास करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, फिजिकल पास करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है आपको मेरिट में आना, बड़ी बात है फाइनल सिलेक्शन लेना, समझ गए? और फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए जो है काफी एकाग्रचित होकर के आपको काम करना पड़ेगा, काफी अधिक एकाग्रचित होकर के काम करना पड़ेगा। और आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा, सफल होने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि उसी काम को अलग तरीका से करते हैं, इसी वजह से लोग सफल हो जाते हैं। तो अगर आपको सफल होना है तो आपको पढ़ना सिलेबस ही है। देखिए, जो सफल होता है वो भी सिलेबस ही पढ़ता है और जो असफल होता है ना, वो भी सिलेबस ही पढ़ता है, लेकिन थोड़ा अलग करना पड़ेगा। क्योंकि जो नोटिफिकेशन आता है उसे हम सिलेक्शन की प्रक्रिया नहीं मानते हैं, बल्कि उसे हम छटनी की प्रक्रिया मानते हैं, छटाई की प्रक्रिया होती है। प्रीलिम्स में कुछ को छांटा जाता है, मेंस में कुछ को छांटा जाता है, फिर फिजिकल में कुछ को छांटा जाता है, तो वो छटनी की प्रक्रिया है एक प्रकार से कहिए तो आप। तो और अगर आप हर चीज में परफेक्ट बैठ जाते हैं तब जाकर के आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होता है। तो प्रीलिम्स में, मेंस में और फिजिकल तीनों निकलने पर बहुत हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। जब मेरिट में नाम आ जाएगा तब हाय तौबा मचाइएगा, नहीं तो लोग आप ही के विषय में पूछेगा कि प्रीलिम्स में रिजल्ट के बाद बहुत उछल रहा था, मेंस में उछल रहा था, इसके बाद जो है फिजिकल में उछल रहा था। तो यहां पर समझ गए,
यहां पर उछलना है, यहां पर जो करना है कीजिए ना, मेरिट बन जाने के बाद जो करना है एकदम नंगा नाच कीजिए आप, कोई दिक्कत ना है, लेकिन उससे पहले नहीं, समझ गए? और गंभीरता से काम करना है, और तैयारी के दौरान जो है आप में गंभीरता रहनी चाहिए, और अगर आप में गंभीरता नहीं है तो फिर दिक्कत है, और भारी दिक्कत है। तो थोड़ा बहुत परीक्षा के विषय में जानिए। परीक्षा जो आपको होता है, इसमें सबसे पहले आप उम्र जानिए। उम्र जानिए। उम्र की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में मेन की अगर आप बात करेंगे, यानी पुरुष की अगर आप बात करेंगे तो मिनिमम उम्र 20 वर्ष और मैक्सिमम उम्र 37 वर्ष। और ओमेन यानी महिला की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है आपको जनरल कैटेगरी में मिनिमम उम्र 20 वर्ष और मैक्सिमम उम्र जो है आपको 40 वर्ष, मैक्सिमम उम्र आपको 40 वर्ष जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी पुरुष मिनिमम 20 वर्ष मैक्सिमम 37 वर्ष, जनरल कैटेगरी की महिला मिनिमम 20 वर्ष मैक्सिमम 40 वर्ष। इसके बाद ओबीसी और ईबीसी दोनों, ओबीसी एंड ईबीसी दोनों कैटेगरी में अगर आप आएंगे तो पुरुष मिनिमम उम्र 20 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष। और यहां पर महिला की अगर हम लोग बात करेंगे तो महिला भी मिनिमम 20 और मैक्सिमम 40। यहां पर पुरुष महिला सेम एज इट इज है। और इसके बाद एससी और एसटी कैटेगरी की बात करेंगे, एससी और एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो इसमें पुरुष और महिला की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर भी सेम है। यहां पर पुरुष जो है मिनिमम 20 वर्ष मैक्सिमम 42 और महिला भी मिनिमम 20 और मैक्सिमम 42। ये उम्र के विषय में हम आपको बता रहे हैं, ये उम्र का तकाजा है। और आप अपना देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं, और आपका उम्र इससे ज्यादा तो नहीं ना है, हमको तो नहीं लगता है इससे ज्यादा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आप सब लोग इस परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल हैं और परीक्षा देने के लिए भी जो है आप लोग एप्लीकेबल हैं। तो ये उम्र का तकाजा हो गया। उम्र के बाद इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आप ग्रेजुएट होना चाहिए। आप ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आप मैथ से हैं, आप फिजिक्स से हैं, आप हिस्ट्री से हैं, आप ज्योग्राफी से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आप ग्रेजुएट होना चाहिए। और जो लोग जनरल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो 1/8/2024 से पहले का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। और जो लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो 1/8/2024 से पहले अपना एनसीएल बना लीजिएगा। अगर आप ओबीसी कोटा का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप अपना एनसीएल बना लीजिएगा, क्योंकि जो लास्ट नोटिफिकेशन आया है 2023 में उसमें कट ऑफ तिथि 1/8/2023 ही निर्धारित किया गया था, और सामान्य तौर पर 1 अगस्त ही निर्धारित किया जाता है कट ऑफ तिथि। और इस बार भी नोटिफिकेशन आने की संभावना अगस्त में है, अगस्त सितंबर में नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो उसमें भी कट ऑफ तिथि जो है आपको 1/8/2024 निर्धारित करेगा। तो इसी वजह से अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो अपना सर्टिफिकेट जो है बना करके रख लीजिएगा, नहीं तो इन फ्यूचर जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसके बाद थोड़ा सा शारीरिक भी जान लीजिए आप। हाइट को लेकर के, मेन हाइट को लेकर के एक इश्यू रहता है, और हाइट में जानकारी को लेकर के बड़ी ये रहता है। तो हाइट को लेकर के आप जानिए। एक तो महिला की अगर हम बात करें तो महिला किसी भी कैटेगरी की हो 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 155 सेंटीमीटर किसी भी कैटेगरी की महिला हो, जनरल हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी कैटेगरी की महिला हो, हाइट 155 सेंटीमीटर। लेकिन पुरुषों की अगर हम लोग बात करें तो पुरुषों में थोड़ा सा अंतर है। पुरुष में थोड़ा सा अंतर क्या है कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी के पुरुषों का न्यूनतम हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर। और इसके बाद ईबीसी, एससी और एसटी तीनों कैटेगरी के पुरुषों का मिनिमम हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। तो महिला में 155 सेंटीमीटर किसी भी कैटेगरी की हो, पुरुष में जनरल ओबीसी 165 सेंटीमीटर कम से कम, और ईबीसी, एससी, एसटी जो है 160 सेंटीमीटर हाइट जो है पुरुषों का होना चाहिए। तो उम्र हमने आपको बता दिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने आपको बता दिया, और साथ ही साथ जो है यहां पर हाइट भी हमने आपको बता दिया। इसके बाद आपको फिजिकल के विषय में भी थोड़ा सा जानकारी हम आपको दे देते हैं। लेकिन फिजिकल के विषय में जानकारी लेने से पहले आप इस बात को जानिए कि सबसे पहले तो प्रीलिम्स पास करना पड़ता है, फिर जो है आपको मेंस पास करना पड़ता है, और उसके बाद जो है आपको फिजिकल देना होता है। तो
यहां पर फिजिकल के विषय में पहले बताते हैं, फिर प्रीलिम्स और मेंस के विषय में बताएंगे, या फिर थोड़ा सा प्रीलिम्स मेंस को जानिए। देखिए प्रीलिम्स के परीक्षा में प्रश्न थोड़ा बहुत सिलेबस से हटके भी रह सकता है, और यही वजह है कि प्रीलिम्स थोड़ा टफ माना जाता है। और बात अगर हम लोग मेंस की करें तो मेंस में अकॉर्डिंग टू सिलेबस, मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में जो है प्रश्न अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहेगा। मेंस में इधर उधर से प्रश्न नहीं रहता है, लेकिन प्रीलिम्स में इधर उधर से थोड़ा बहुत प्रश्न रहता है। तो ठीक है, और कुल मिलाकर के देखिए, अगर आपको परीक्षा पास करना है, सिलेबस पर अच्छी पकड़ आपको बनानी होंगी, और प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस लगभग सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है, और जो थोड़ा बहुत अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर जो है आपको क्या है वो अंतर हम आपको बता दे रहे हैं। प्रीलिम्स में जहां करेंट 15 के आसपास पूछता है, और मैथ रीजनिंग जो है 5-6 के आसपास पूछता है, वही मेंस में क्या करता है, मेंस में मैथ रीजनिंग को 20 के आसपास कर देता है और करंट को 5-6 के आसपास कर देता है। पहले तो करंट पूछता भी नहीं था, लेकिन अब नया ट्रेंड आया है, और नया ट्रेंड में मेंस में भी जो है करंट पूछना शुरू कर दिया है, करंट पूछना जो है आपको शुरू कर दिया है। तो आप इस बात को अपने दिमाग में जाने दीजिएगा अच्छे से, नहीं तो आप ये मत सोचिएगा कि प्रीलिम्स का अलग सिलेबस है और मेंस का अलग सिलेबस है। नहीं, जो सिलेबस प्रीलिम्स का है वही सिलेबस मेंस का भी है, जो सिलेबस प्रीलिम्स का है वही सिलेबस मेंस का भी है। बस अगर फर्क है तो क्वेश्चन पूछने में फर्क है। प्रीलिम्स में करंट का वेटेज ज्यादा रहता है, प्रीलिम्स में करंट का वेटेज ज्यादा रहता है, और मैथ और रीजनिंग का वेटेज कम रहता है। और मेंस में करंट का वेटेज कम रहता है और मैथ और रीजनिंग का वेटेज ज्यादा रहता है, मैथ और रीजनिंग का वेटेज ज्यादा रहता है। प्रीलिम्स और मेंस में फर्क यही होता है, प्रीलिम्स और मेंस में फर्क यही होता है। लेकिन अगर बात सिलेबस की करें तो प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस दोनों सेम है। और अगर बिहार एसआई में रिजल्ट लेना है तो रिजल्ट आपका जीएस से हो जाएगा, लेकिन अगर मेरिट बनाना है तो मैथ रीजनिंग में एक्यूरेसी 100% नहीं सही तो 80% से तो कम होना भी नहीं चाहिए। मतलब अगर 10 गो मैथ रीजनिंग पूछा है तो 8 गो से कम मैथ रीजनिंग आपका सही नहीं होना चाहिए। अगर 20 गो पूछा है तो 16 गो से कम मैथ रीजनिंग आपका सही नहीं होना चाहिए। 16 से 17 हो सकता है, 16 से 15 नहीं होना चाहिए। 16 से 15 हुआ ना, मेरिट में आपका नाम नहीं आएगा, और 16 से 17 हुआ तो मेरिट में आपका नाम आ जाएगा। तो मेरिट मैथ और रीजनिंग पर निर्भर करेगा। और आप जो ये दिमाग में लेकर चलते हैं जीएस पर हम रिजल्ट ले लेंगे, जीएस पर आप रिजल्ट ले सकते हैं, मेरिट में आप नहीं आ सकते हैं। मेरिट में आने के लिए मैथ रीजनिंग पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। और जो नया नोटिफिकेशन आना है आप मान करके चलिए, इसमें नहीं कुछ तो लगभग 7 लाख के आसपास कैंडिडेट बैठेंगे, 7 लाख, उससे कम नहीं, क्योंकि पिछली बार ही 6.5 लाख लोग बैठे हैं। जब से वैकेंसी बिहार एसआई का 2018 से लगातार आना शुरू हुआ है, 2018 में जब वैकेंसी 1717 पोस्ट के लिए आया था तो उसमें मात्र 2.5 लाख लोग बैठे थे, मात्र 2.5 लाख। और जैसे जैसे बढ़ता गया टाइम वैसे वैसे कैंडिडेट की संख्या बढ़ती गई, और लास्ट वैकेंसी में 6.5 लाख के आसपास लोग परीक्षा में बैठे हैं। तो ये जो आने वाला वैकेंसी है इसमें आप मिनिमम मान करके चलिए 7 लाख के आसपास लोग परीक्षा में बैठेंगे। और प्रीलिम्स में जितना सीट होता है उसका 20 गुना रिजल्ट देता है। 2000 सीट है तो 2000 का 20 गुना रिजल्ट प्रीलिम्स में देगा। प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस होगा, और प्रीलिम्स में जो बच्चा का रिजल्ट होगा वो अपने आप में क्रीम होगा। प्रीलिम्स के बाद मेंस होगा, और इस बार तो प्रीलिम्स के बाद मेंस में समय भी नहीं दिया, मुश्किल से 1 माह का समय दिया। तो आपको जो भी तैयारी करना है, अब 1 माह में आप क्या कर सकते हैं? 1 माह में आप पूरे सिलेबस को पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन 1 माह में पूरे सिलेबस का आप रिवीजन जरूर कर सकते हैं। 1 माह में पूरे सिलेबस का आप रिवीजन निश्चित तौर पर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी तैयारी करना है प्रीलिम्स के दौरान ही आपको कर लेना है। मेंस के दौरान तैयारी नहीं, बल्कि मेंस के दौरान आपको रिवीजन करना है। मेंस के दौरान तैयारी नहीं, बल्कि मेंस के दौरान आपको रिवीजन करना है। और इस बार तो लोकसभा चुनाव के कारण फिजिकल में समय मिल गया,
लेकिन जो आने वाला वैकेंसी है, अगर चुनाव उनाव नहीं रहा तो आपको फिजिकल के लिए भी बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा, मुश्किल से 1 माह समय देगा। और जिनका लक्ष्य यह है कि हमको सब इंस्पेक्टर ही बनना है, तो उन्हें तो हम यह भी कहेंगे सप्ताह में कम से कम 2 से 3 दिन आप अभी से थोड़ा बहुत ग्राउंड निश्चित तौर पर जाइए। अगर आपका लक्ष्य बिहार एसआई ही है, सब इंस्पेक्टर ही है, तो आप 2 से 3 दिन निश्चित तौर पर जाइए। और एक बात आप याद रखिएगा कि अगर सफलता चाहिए तो एक लक्ष्य को पकड़कर उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। आप ये चाहिएगा कि हमारा सिलेक्शन एसआई में भी हो जाए, बिहार एसएससी में भी हो जाए, बीपीएससी में भी हो जाए, रेलवे में भी हो जाए, तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक लक्ष्य को पकड़ करके उसको प्राप्त करने के लिए शिद्दत से मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है आपका रिजल्ट होगा। तो कहने का मतलब यह है कि प्रीलिम्स में 7 लाख के आसपास लोग बैठेंगे, 2000 के आसपास वैकेंसी आना है, तो 40-50 हजार मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। मेंस में 40-50 हजार के आसपास लोग बैठेंगे, जितना सीट होगा उसका 6 गुना मेंस में रिजल्ट देगा, तो लगभग 10 से 12 हजार के आसपास मेंस में रिजल्ट देगा। फिर लोग फिजिकल में जाएंगे, 10 से 12 हजार लोग फिजिकल देंगे, और कुछ लोग फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, कुछ डिस्क्वालीफाई करेंगे, और फिर मेरिट बनेगा, जितना सीट होगा उतना के लिए ही मेरिट बनेगा। अब फिजिकल को लेकर के यहां पर हमें समझाना है। फिजिकल की अगर हम बात करें, पुरुष 1600 मीटर आपको दौड़ना है और 1600 6.5 मिनट में दौड़ना है आपको। इसके बाद हाई जंप 4 फीट आपको करना है। फिर आपको लॉन्ग जंप 12 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है, 12 फीट लॉन्ग जंप करना है। और फिर आपको 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है, 16 पाउंड का गोला 16 फीट जो है आपको फेंकना है। और यहां पर फिजिकल में वो वाली बात नहीं है कि जनरल कैटेगरी के लोग ज्यादा करेंगे, ओबीसी के कम, एससी एसटी के और भी कम। यहां पर फिजिकल सबके लिए सेम है। फिर महिला की अगर हम बात करें तो महिला जो है 1000 मीटर उसको दौड़ना होता है और 6 मिनट समय दिया जाता है। 3 फीट हाई जंप करना होता है, 9 फीट लॉन्ग जंप करना होता है, और 12 पाउंड के गोला को 10 फीट फेंकना होता है। 12 पाउंड के गोला को कम से कम 10 फीट फेंकना होता है। तो ये है फिजिकल का क्राइटेरिया। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो फिर आप फिजिकल क्वालिफाई हैं, फिर आपको गेट पास मिलेगा। और अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको गेट पास नहीं मिलेगा। और फिजिकल को कोई भी लोग आसानी में नहीं लेंगे, क्योंकि जब इस बार 3 माह फिजिकल के लिए समय मिला, और हमारे ख्याल से 3 माह फिजिकल के लिए बहुत ही अधिक सफिशिएंट होता है। और 3 माह में अगर आप फिजिकल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपसे फिजिकल होने भी नहीं जा रहा है, समझ गए? तो 3 माह बहुत होता है फिजिकल पास करने के लिए। हम भी इस परीक्षा का तैयारी किए हैं, हम भी फिजिकल का तैयारी किए हैं। 45 दिन में फिजिकल बन सकता है, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है, और 45 दिन में फिजिकल बनाए भी है। तो फिजिकल को इजी वे में नहीं लेंगे, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 3 माह जब फिजिकल के लिए समय दिया तब लड़का मात्र 40% पास किया। मतलब 100 गो लड़का अगर दौड़ा तो 40 गो पास किया फिजिकल, और लड़की 60%। इस बार का डाटा हम बता रहे हैं। इस बार जब 3 माह समय मिला है तब लड़का 40% और लड़की 60% फिजिकल क्वालिफाई की है। तो फिजिकल को भी आप इजी वे में नहीं लेंगे, विशेष तौर पर जो मोटे लोग हैं, समझ गए, जो हल्के हैं, जिनका शरीर हल्का है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मोटी है और आप लोग मोटे हैं तो उनको जो है दिक्कत है। उनको अभी से थोड़ा बहुत निश्चित तौर पर ग्राउंड जाना चाहिए और करना चाहिए, और किसी भी चीज को आपको हल्के में नहीं लेना है। ये परीक्षा से संबंधित सामान्य सी जानकारी हुई, और ये सब बात आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में कोई ना कोई मीडिया आएगा क्लासरूम में, पूछेगा फिजिकल कितना होता है। आप आम की जगह इमली, इमली की जगह कटहल, कटहल की जगह लीची बोलिएगा, तो उसमें कुल मिलाकर के बदनामी किसका होगा? तो बदनामी मेरा होगा। तो ये सब बात आपके दिलो दिमाग में होना चाहिए, समझ गए? तो चलिए अब आते हैं, चीजों को समझते हैं। तैयारी के लिए छात्र या छात्रा में क्या गुण होना चाहिए, हम तो बता ही देंगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें आप कितना फॉलो करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। और एक बात आप जानिए, और इस बात को भी गांठ की तरह अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, अगर आपका रिजल्ट होता है
तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आपके स्वयं का होता है। और अगर आपका रिजल्ट नहीं होता है तो उसमें भी सबसे बड़ा योगदान आपके स्वयं का ही होता है। अगर टीचर के पढ़ा देने से रिजल्ट होता तो एक ही टीचर के पास पढ़ने वाले हर विद्यार्थी सफल हो जाते। तो टीचर के पढ़ा देने से रिजल्ट नहीं होता है, रिजल्ट आपके मेहनत करने से होता है। और रिजल्ट एंजॉय करने का हक और अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ आप ही को है। तो रिजल्ट पूरी तरीका से आप पे डिपेंड करता है, पूरी तरीका से आप पे डिपेंड करता है। ना 1% दाएं ना 1% बाएं, 100% रिजल्ट आप पे डिपेंड करता है। इस बात को अपने दिमाग में जाने दीजिएगा। तो पहला गुण तो आप में यही होना चाहिए कि आपके दिमाग में यह बात होनी चाहिए कि रिजल्ट हम पे डिपेंड करता है। अगर हम मेहनत करेंगे हमारा रिजल्ट होगा, और अगर हम मेहनत नहीं करेंगे हमारा रिजल्ट नहीं होगा। पहली बात आप अपने दिमाग में यही जाने दीजिए, ठीक है। दूसरी बात देखिए, जहां भी जाइए ना, जिसके साथ भी जुड़िए एक विश्वास के साथ जुड़िए। जहां भी जाइए जिसके साथ भी जुड़िए विश्वास के साथ जुड़िए। आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आप हमारे साथ विश्वास के साथ जुड़िए और आप हमारे पर विश्वास कीजिए। आप संस्थान के स्टडी मटेरियल पर विश्वास कीजिए, संस्थान के क्वेश्चन बैंक पर विश्वास कीजिए। और अगर आप कहीं और जुड़े हैं तो आप 100% विश्वास उसी पे कीजिए। इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा, 2 नाव की सवारी कभी भी आपको अपने मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता है। बीच में डुबकी मारने के लिए आपको छोड़ देगा। तैरने आता है तो तैर के आप निकल भी सकते हैं, और अगर तैरने नहीं आता है, और मुसल्लफ घाट के अधिकतर विद्यार्थी को तैरने नहीं आता है कंपटीशन के फील्ड में। मुसल्लफपुर हाट में बहुत भोले भाले लोग हैं, हम आपको बता रहे हैं, मतलब इस एरिया के विद्यार्थी के विषय में हम आपको बता रहे हैं। बहुत भोले भाले छात्र हैं यहाँ के, उसको कोई भी बरगला सकता है। तो अधिकतर छात्र डूब ही जाते हैं, बहुत कम ही छात्र तैर करके निकल पाते हैं। जहां भी रहिए, जिसके साथ भी रहिए, जो भी कीजिए एक विश्वास के साथ कीजिए। मान लिया जाए कि हम अपने पर एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लिया जाए, शादी नहीं हुआ है लेकिन फिर भी बोल देते हैं, मान लिया जाए कि हमारी बीबी है, ठीक है, मान लिया जाए, और हम उसमें विश्वास नहीं करते, उस पर शक करते हैं। मान लिया जाए कि हम उस पर विश्वास नहीं करते, हम उस पर शक करते हैं। शक का बीमारी बड़ी खराब होता है, और वो शक परिवार के सुख शांति समृद्धि को अंग भंग करके रख देगा, और परिवार में कभी भी सुख शांति समृद्धि नहीं आ सकता है। शक इतना खराब चीज है। लेकिन उसी पर आंख बंद करके विश्वास करेंगे तो परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो विश्वास बहुत बड़ा चीज होता है। तो आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको हमारे में विश्वास होना चाहिए, हमारे स्टडी मटेरियल में विश्वास होना चाहिए, हमारे क्वेश्चन बैंक में विश्वास होना चाहिए। मतलब एक तरफा वाली बात होनी चाहिए। अगर इधर उधर करेंगे तो फिर दिक्कत है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी और पे विश्वास नहीं कीजिए, आप जहां भी हैं उस पे विश्वास कीजिए। हमारे साथ है तो हम पे विश्वास कीजिए, किसी और के साथ है उस पे आप विश्वास कीजिए। विश्वास बहुत जरूरी है, और विश्वास से भी ज्यादा जरूरी है अपने ऊपर भरोसा का होना। विश्वास से भी ऊपर एक कदम जाइएगा तो भरोसा होता, भरोसा। और भरोसा किस बात पर भरोसा? अपने आप पे भरोसा। अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। और अगर आपको अपने आप पे भरोसा है, आप कर सकते हैं,
आप निश्चित तौर पर कर जाइएगा। तो तैयारी के दौरान कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, जिसमें पहली बात, सकारात्मक सोच के साथ लगातार मेहनत करना है, पहली बात। दूसरी बात, जहां भी है विश्वास के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करना है। और इसी में यह भी बात कि सिर्फ टीचर के पढ़ा देने मात्र से रिजल्ट नहीं होगा, बल्कि जब हम मेहनत करेंगे तब हमारा रिजल्ट होगा, नहीं तो हमारा रिजल्ट नहीं होने वाला है। और तीसरी बात, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, आई कैन डू। ये वाला बात, ये वाला चीज आपके भीतर होनी चाहिए। तीसरी बात, ये 3 गुण आप में होनी चाहिए। और चौथा अनुशासन, डिसिप्लिन। मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री हैं, कारण तो कई हैं, लेकिन उसमें एक डिसिप्लिन भी है। तो डिसिप्लिन का होना जरूरी है। और यहां पर डिसिप्लिन को लेकर के हम यह कहना चाह रहे हैं, डिसिप्लिन को लेकर के हम ये नहीं कहते हैं कि हम क्लास आए या बिट्टू झा सर क्लास आए या प्रभु राज सर क्लास आए तो उठ के खड़ा हो जाना है, गुड मॉर्निंग सर। ये नहीं, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है। हमारे ख्याल से डिसिप्लिन का मतलब होता है टीचर जो पढ़ाया है, टीचर जो लेक्चर दे रहा है, लेक्चर को ध्यान से सुनना। अगर आप क्लास में सो रहे हैं मतलब डिसिप्लिन भंग कर रहे हैं। टीचर के लेक्चर को ध्यान से सुनना, समझना। टीचर याद करवाता है तो याद करना। अगर आप मुंह खोल करके याद नहीं कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन को भंग कर रहे हैं। टीचर अगर होमवर्क दिया है उस होमवर्क को करना, अगर आप नहीं कर रहे हैं तब आप डिसिप्लिन को भंग कर रहे हैं। टीचर अगर टेस्ट ले रहा है, टेस्ट में पार्टिसिपेट करना, अगर आप नहीं टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप डिसिप्लिन को भंग कर रहे हैं। आपके लिए डिसिप्लिन का मतलब ये है। और आपके लिए डिसिप्लिन का कदापि ये मतलब नहीं है कि टीचर का पैर छू के प्रणाम करना, टीचर के आने पर खड़ा हो जाना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करना। इस सबसे कुछ होना जानी है? नहीं, इस सबसे कुछ नहीं होना जानी है। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग और टीचर के आने पर खड़ा हो जाने से कुछ होना जानी आपका नहीं है। तो आपके डिसिप्लिन का मतलब हम आपको समझा रहे हैं। दीदी जी लोग समझिएगा, स्पेशली दीदी जी लोग को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो पहला बैच चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा दीदी जी लोग सोती है क्लास में, समझ गए? तो आराम से सो करके आइए, क्या दिक्कत है? अरे 24 घंटा आपके पास है, आप बताइए 24 घंटा मेरे पास भी है। हम कहां क्लास में ऊँगते हैं? जब हम नहीं ऊँगते हैं तो आप काहे ऊँगते हैं क्लास में, बताइए? हमसे तो ज्यादा मेहनत आप नहीं करते होंगे। हमसे ज्यादा मेहनत जिस रोज कर लिए तो हमसे ज्यादा सफल हो जाइएगा। तो आपसे ज्यादा मेहनत हम करते हैं तो हम क्लास में नहीं ऊँगते हैं, आप क्यों ऊँगते हैं क्लास में? समझ गए? तो डिसिप्लिन का मतलब यहां पर कुछ समझ पा रहे हैं आप? हाँ, तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, भारत माता की जय, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी, भोले बाबा की जय, ओम नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय। इस सबसे कुछ नहीं होना जानी है। और हाँ, एक बात और यहां पर कहना चाहेंगे, और विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी के संदर्भ में कहना चाह रहे हैं, आप जैसे भी हैं अपने आप पे गर्व करना सीखिए, अपने आप पे प्राउड होना चाहिए आपको। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये स्वामी विवेकानंद जी के संदर्भ में हम कह रहे हैं। अगर हम हिंदू हैं ना, हमें हिंदू होने पर गर्व है। तो अपने आप पे गर्व कीजिए, अपने धर्म पर गर्व कीजिए। और ये प्राउडनेस का फील आप में कब आएगा जानते हैं? ये प्राउडनेस का फील आप में तब आएगा जब आप अपने लक्ष्य को लेकर लगातार काम कर रहे होंगे, तभी आपके भीतर एक प्राउडनेस का फील आ सकता है। नहीं तो आपके भीतर प्राउडनेस का फील नहीं आ सकता है। स्वामी विवेकानंद काम कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, इसी वजह से उन्हें गर्व था। और हम भी मेहनत करते, हम भी काम करते, इसी वजह से हमको अपने आप पे गर्व होता है। और आप भी, आपने जो अपने जीवन में अपना लक्ष्य बनाया है उसको लेकर के अगर आप काम करेंगे, उसको लेकर अगर आप काम करेंगे और डेली उसको लेकर के अगर आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिक है आपके भीतर जो है एक प्राउडनेस का फील ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये लाना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे सुंदर लड़की को देखकर एक नजर में प्यार हो जाता है, वही वाली बात है
कि अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर के सजगता से डेली काम करेंगे तो आपके भीतर प्राउडनेस का फील ऑटोमेटिक आ जाएगा। और जिस रोज वो आ गया उस रोज आप बहुत आगे चला जाइएगा। और किसी दूसरे से मोटिवेट होने का प्रयास मत कीजिए। किसी दूसरे से मोटिवेट होकर के आप एक दिन मोटिवेट रह सकते हैं, 2 दिन रह सकते हैं, 1 सप्ताह रह सकते हैं, लेकिन अगर मोटिवेशन अंदर से आता है आप हमेशा हमेशा के लिए मोटिवेट रह सकते हैं। और यहां पर अधिकतर किसान के बाल बच्चा बैठे हुए हैं, हम जानते हैं ये बात। अधिकतर गरीब के बाल बच्चा यहां पर बैठे हुए हैं। तो आपका मोटिवेशन तो आपके माता पिता है महाराज। जब भी पढ़ने का मन नहीं करे अपने माँ बाप का चेहरा एक बार याद कर लीजिए, एक बार फोन पे बात कर लीजिए और पूछ लीजिए घर में क्या तकलीफ है। शरीर का रोंगटा आपका खड़ा हो जाएगा। माँ बाप से जब तकलीफ पूछिएगा ना, पढ़ने का मन नहीं करेगा, 2 बजे रात में उठ करके पढ़ने का मन करेगा। समझ गए? तो आप अपना मोटिवेशन अपने गार्जियन से लीजिए। और जिस रोज ये सब चीज आपके भीतर आ गया उस रोज तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो चौथा अनुशासन था। और 5वां की अगर हम बात करें तो 5वां मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। और हम तो आपके साथ मेहनत करेंगे ही करेंगे, हम अपने साथ आपको भी मेहनत करवाएंगे। और अगर आप कंधा से कंधा मिलाकर काम कीजिएगा तो हमको लगता है कि आप निश्चित तौर पर सफल होइएगा। और पिछले बार 1275 वाला में 3 बैच दिए हुए थे, चौथा 4 बैच हो गया था, 4 बैच दिए हुए थे, लेकिन इस बार सिर्फ सोचे हैं 2 ही बैच रखेंगे। 1 बैच पहले से रन कर रहा है और 1 बैच आज से रन करवा रहे हैं। सिर्फ 2 बैच रखेंगे और इसी 2 बैच पर जी जान से मेहनत करेंगे। अब तीसरा बैच नहीं आने जा रहा है। तीसरा बैच अगर आएगा तो वो रिकॉर्डेड ही आएगा, ऑनलाइन ही आएगा, ऑफलाइन तीसरा बैच नहीं आने जा रहा है। और इसी 2 बैच पर जो है जी जान से मेहनत करेंगे। पिछले बार 4 बैच पर मेहनत किए हैं, इस बार इसी 2 बैच पर और भी बेहतर तरीका से मेहनत करके और भी अधिक से अधिक रिजल्ट लेने का जो है प्रयास किया जाएगा आप लोगों से। तो सिर्फ 2 बैच, ये लास्ट बैच है।